नमस्कार, मैं नीरज पारिक आप सभी के साथ। खबर आप सभी को मिल चुकी होगी कि ईरान के सुप्रीम लीडर और शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धर्मगुरु खामेनेई की हत्या इजराइल और अमेरिका के जॉइंट एयर स्ट्राइक में हो चुकी है। इस जॉइंट एयर स्ट्राइक, इस जॉइंट ऑपरेशन को इजराइल की तरफ से नाम दिया गया था ऑपरेशन रॉरिंग लॉइन, और वहीं पे अमेरिका ने इसे नाम दिया था ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। इन दोनों के अपने अपने उद्देश्य थे। इन्हीं दोनों उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दोनों देश आगे बढ़े। बात समझनी यह है कि जिस समय ऑपरेशन लॉन्च किया गया उसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि हम अमेरिकियों की रक्षा के लिए इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। इजराइल कहता है हम इजरायलियों की रक्षा के लिए ये ऑपरेशन को कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि कई हजार किलोमीटर दूर अमेरिका का यह सवाल उठाना कि अमेरिकियों की जान को खतरा है, इस बात को कह के कि इजराइल के ऊपर तो खतरा है ही, लेकिन ईरान कुछ ऐसी मिसाइलें बना रहा है, उन मिसाइलों की पहुंच भविष्य में अमेरिका तक भी होगी और हमें अमेरिकियों की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि मैं अमेरिकियों के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरी बात का इशारा समझ रहे होंगे। धीरे धीरे गहराई में घुसते हैं और आगे चलते हैं। यहां पर ये जो दोनों ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया उसके तहत इजराइल से एयर स्ट्राइक होती है और ईरान के लगभग 10 बड़े शहरों पर धमाकेदार हमले किए जाते हैं। इन हमलों के अंदर न सिर्फ आम लोग, लगभग 200 के ऊपर एक संख्या बताई जा रही है कि सिविलियंस की इसमें डेथ हुई है। और उसी के अंदर जो कल हमले हुए उसमें ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के निवास पर भी लगभग 30 बॉम्ब गिराए गए। कल तक खबर यह थी कि ये बच गए हैं, ये वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन आज खबर आती है कि न सिर्फ खामेनेई की हत्या हुई, खामेनेई की मौत हुई, बल्कि इनके परिवार के और भी सदस्य इंक्लूडिंग इनकी ग्रैंड डॉटर यानी इनकी पोती की भी इसमें मौत हो गई है। तो इस खबर के बाद में ईरान में 40 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया और पूरे दुनिया भर में इस बात को लेकर बड़ी हलचल मची। आप समझिए इस बात को कि ईरान को अच्छे दिन का सपना दिखा के हमला किया गया, मतलब जनता को अपने पक्ष में करने का पहले प्रयास हुआ, उसके बाद में इस तरह के अटैक्स को अंजाम दे दिया गया। जब यह अटैक आता है दुनिया के अंदर दो तरह के रिएक्शन देखने को मिलते हैं। एक तरफ आंखों में आंसू थे गम के कि हमारे रहबर की हत्या हो गई, और जो एक सुप्रीम लीडर हमारा था उसकी हत्या के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किए, आंसू बहाए। लेकिन साहब भारत के अंदर भी इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, जिन्होंने अपने सुप्रीम लीडर की याद में शोक सभाएं भी आयोजित की। कश्मीर के लाल चौक के ऊपर इस ऐसी रैली का एक बड़ा आयोजन हुआ, जिसके चित्र आप मेरे पीछे देख सकते हैं। लेकिन दूसरा ही एक पक्ष और देखने को मिला, मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू कैसे होते हैं। जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि साहब ये इट इज द फाइनल ट्रूथ। यहां पे एक व्यक्ति की हत्या किसी की आंख में आंसू लाती है गम के, तो कोई खुशी के आंसुओं से सराबोर हो जाता है, जश्न मनाता है, झंडे लहराता है और आजादी के नारे लगते हैं कि वाह जी वाह, ईरान तो अब आजाद हो गया, ईरान में जो वास्तविक सत्ता है वो अब स्थापित की जाएगी। बात यहां पे एक वीडियो की होती है, जो वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इस लड़की को आपने पहले किसी वीडियो में जरूर देखा होगा। ये वो वीडियो जो वायरल हुआ था जिस समय ईरान में बड़े विरोध चल रहे थे। इस लड़की ने सिगरेट पी करके खामेनेई की तस्वीर को जलाया था। ये वही लड़की कल डांस करते हुए वायरल होती है। मतलब ये कि जो विरोधियों के उद्देश्य थे उसमें वो सफल हो गए। अब यहां पे इन दो पक्षों के बीच में अमेरिका और ईरान को रास्ता चाहिए कि कैसे भी सत्ता की गद्दी तक पहुंचे और यहां पे अपने लक्ष्य को ये पालें। लक्ष्य क्या है उसकी व्याख्या मैं आपके साथ में अब करने वाला हूं। तो कुल मिलाकर के ईरान के रहबर या सुप्रीम लीडर खामेनेई तो दुनिया से जा चुके हैं। अब उसके प्रमाण जब ढूंढने को लोग गए तो सैटेलाइट के कुछ इमेज देखने में आते हैं, जिसमें उनके घर की ये तबाही वाली तस्वीर देखी जा सकती है। क्योंकि हमले से पहले और हमले के बाद की तस्वीरों में जमीन आसमान का अंतर आप देख सकते हैं कि कैसे ये पूरी बसावट यहां नजर आ रही है और सब कुछ यहां जमींदोज कर दिया गया। बहुत बड़ी संख्या में लोगों को हताहत हुए इसी हमले में, और इसी हमले के अंदर सुप्रीम लीडर भी चल बसे। अब कुल मिला के जब सुप्रीम लीडर नहीं है, ईरान की सुप्रीम सत्ता खाली है, यह बहुत ही पैनिक सिचुएशन होती है। कारण यह है कि डेमोक्रेसी के अंदर मल्टीपल लीडर्स होते हैं, लेकिन जहां पे थियोक्रेसी है, धर्मतंत्र है, धर्म का एक सम्राट के रूप में एक नेता को चुन लिया जाता है, जो राष्ट्रपति जिसके अधीन रह के काम करता है, उसकी अनुपस्थिति एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट करती है और वो वैक्यूम साम्राज्यों को ध्वस्त करने के लिए काफी होता है। अब यहां पे दो ही विकल्प हैं, या तो रिजीम चेंज हो, या तो जो चल रहा है उसमें ही कुछ नया लीडर आए और उसी थियोक्रेटिक यानी उसी इस्लामिक शिया जो फिलॉसफी है उसको कंटिन्यू करे। जहां तक रिजीम चेंज की बात है, रिजीम चेंज को गला फाड़ फाड़ के तकलीफ कर चुके हैं, अपने गले में टॉन्सिल भी शायद इनके हो जाएंगे, ये कह कह के थक चुके हैं कि भैया ईरान के लोगों की सबसे बेहतरी इसमें है कि यहां पे रिजीम चेंज हो जाए। इनके 5 बयानों को थोड़ा फोकस करके पढ़िए, एक एक बयान के अंदर इनकी चालाकी और इनके नीचता का प्रमाण आपको समझ में आएगा।
पहला लिखा इतिहास के सबसे क्रूर नेताओं में एक अली खामेनेई अब मर चुका है। जब ये किसी को क्रूर कहते हैं तो मुझे याद आता है एक बात कि 100 चूहे खाके बिल्ली हज को चली। दूसरा देखिए, खामेनेई की मौत के बाद ईरान का नेतृत्व कौन करेगा, यह मैं जानता हूं, आप नहीं जानते, आपसे पहले हम भी जानते हैं कौन होगा, उसके बारे में बात करेंगे। अमेरिकी बमबारी पूरे हफ्ते या जब जरूरत रहेगी तब तक जारी रहेगी, मतलब लंबे नहीं फंसेंगे। जो हम फंस चुके थे इराक में, जैसे फंसे थे हम अफगानिस्तान में, अब हम थोड़े समझदार हो चुके हैं। ऐसा ही बयान जेडी वेंस ने भी दिया था। दूसरी बात, ईरानी सैनिकों सरेंडर कर दो, अभी माफी मिल सकती है, बाद में केवल सजाए मौत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सेना के ऊपर भी दबाव ये डाल रहे हैं। हमले का मकसद अमेरिकी लोगों की सुरक्षा और खतरे को खत्म करना था, यानी हजारों किलोमीटर दूर अमेरिकियों की रक्षा की बात ही करते हैं। 2 दिन पहले के बयान में कहते हैं कि यह बड़ा क्रूर शासक था, 32,000 लोगों को विरोध प्रदर्शन में मार दिया। तो जब विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो ऐसा मौका आपने क्यों दिया? पहले आप अटैक कर देते तो शायद 32,000 लोग तो बच जाते। खैर, आपके उद्देश्य कौन नहीं जानता, सब जानते, उसको एक्सपोज हम इस वीडियो में भी करने वाले हैं। तो जो सेकंड नंबर पॉइंट इन्होंने कहा था ना कि कौन शासक होगा, पूरे चांसेस तो इनके हैं, क्योंकि मोहम्मद मौसिदी की सरकार 1950 में जब ईरान में थी, जिसने पेट्रोलियम को नेशनलाइज किया था, उस नेशनलाइज पेट्रोलियम को जो घाटा सहा अमेरिका और अमेरिका के सहयोगियों ने, सत्ता में परिवर्तन किया और शाह रजा पहलवी को दिया गया है वहां का शासन सत्ता। और कुल मिलाकर के ईरान उसके बाद से एकदम खुली दुकान था, कुल मिलाकर के एक नचनिया वाला माहौल था। अमेरिका पैसे फेंकता था, ईरान की सत्ता खेलती थी। नचनिया तो मैंने बड़े सम्मान में संस्कारित शब्द का प्रयोग कर लिया, शब्द कुछ और यूज करना चाहता था, संस्कारवश नहीं कर पाया। आप बेहतर समझदार है, समझ गए होंगे। तो अब यहां पे जो प्रिंस है, जो फ्रांस में फिलहाल बैठा है, उसकी तस्वीर में आप यहां देख सकते हैं, इसको यहां पे लाने की पूरी तैयारी है। और सत्ता की कठपुतली जब अपने हाथ में होगी तो यहां का पेट्रोलियम मिलेगा, और पेट्रोलियम मिलेगा तो अमेरिका साहब डकार भी नहीं मारेगा, क्योंकि डकार में पेट्रोल की गंध बाहर चली जाए। पेट्रोल है तो अमेरिका है, पेट्रोल है तो पेट्रो डॉलर है, पेट्रो डॉलर है तो अमेरिका की सत्ता, सब कुछ उसके ऊपर निर्भर करती है। कुल मिलाकर के अब यहां पे दूसरी बात इजराइल की, तो इजराइल को विश्लेषक एक बात को मैं पढ़ रहा था कि भाई जो ज्यादा बड़ा फायदा है वो इजराइल का है। मेरी समझ ये कहती है कि यहां पे तरबूज कटा है, यदि कट जाता है, जितना कि लगभग तो हो ही चुका है, बराबर बटेगा। अमेरिका किसी भी कीमत पे अपने हितों से कॉम्प्रोमाइज यहां करने वाला नहीं है। कुल मिलाकर के जैसे ही ये एयर स्ट्राइक्स ईरान के ऊपर कूदे, मतलब इजराइल ने शुरू किया, ईरान ने भी बैक टू बैक रिटेलिएट किया और उसकी हलचल ईरान में बड़ी जबरदस्त हुई। इस वजह से भी ईरान ये चाहता था कि कैसे भी करके हमारा भय यहां पे व्याप्त हो, क्योंकि अपनी शक्ति का प्रदर्शन ईरान शुरू से करता आया है। इजराइल को डर यह था कि कहीं बड़ी मिसाइलें, यदि परमाणु हथियार इसके पास में आ गए तो इजराइल को वो किसी भी सेकंड नेस्त नाबूद कर सकता है। चित्र जो थे वो विचलित, अच्छे को कर दें जो यहां पे तबाही ईरान ने मचाई थी। लेकिन फाइनली ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है। लेकिन बात यह आती है कि क्या रिजीम चेंज होके रहेगा, या जो इस्लामिक जो एक क्लैरिक सिस्टम है, या जिसको हम थियोक्रेसी या धर्मतंत्र कहते हैं, उससे कोई लीडर यहां पे निकल करके आएगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो अब वर्तमान में क्या हो रहा है वो ये है कि ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 111 कहता है कि यहां पे एक अस्थायी परिषद होगी जो कि ईरान की जिम्मेदारियों को संभालेगी। रहबर की, सुप्रीम लीडर की, अर्थात खामेनेई की अनुपस्थिति में अब 3 लोगों की अस्थायी परिषद ईरान को लीड करेगी, जब तक कि नया रहबर, नया सुप्रीम लीडर चुन नहीं लिया जाता। तो कौन कौन होंगे? ईरान के राष्ट्रपति इसमें होते हैं, ईरान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होते हैं, और एक धर्मगुरु को शामिल किया जाता है। ये 3 लोग मिलकर सत्ता का कार्यकारी यानी एग्जीक्यूटिव संचालन का काम यहां पे करते हैं। तो नया रहबर, नया सुप्रीम लीडर, नया शिया मुस्लिम वर्ल्ड का जो एक तरह से खलीफा कौन होगा? बहुत सारे नाम है, लेकिन इनमें सबसे बड़ा नाम खामेनेई के दूसरे बेटे का आता है, जिनका नाम है मुज्तबा खामेनेई। मुज्तबा खामेनेई को एक तरह से आज नाम जो आया है ये बहुत पहले से तय था। बात इस रूप में करनी होगी कि यह सवाल इसलिए क्योंकि ईरान का सुप्रीम लीडर राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर होता है। चर्चा तो इसी बात की चल रही कि कौन लीडर होगा। ईरान के अभी नए सुप्रीम लीडर के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन सरकारी मीडिया, फार्स समेत कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई इस पद पर चुने जा सकते हैं। उन्हें पिछले 2 साल से सुप्रीम लीडर बनाने की तैयारी चल रही है। ये 2 साल से जो तैयारी चल रही है, ये तैयारी चल नहीं रही, बल्कि एक गुप्त मीटिंग में खामेनेई ने अपने बेटे मुज्तबा को डिक्लेयर कर दिया था।
खबर यहां बड़ी स्पष्ट है, 2024 में उत्तराधिकारी बनाया गया था। खामेनेई की बीमारी के चलते यह फैसला लिया था, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तो कुल मिला के अब किसी भी वक्त यह सूचना मिल सकती है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई के बेटे मुश्तबा खामेनेई को बनाया गया है। अब साहब खबर का दूसरा हिस्सा देखना समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ना तय है। क्या ट्रंप उसको स्वीकार करेगा या मुश्तबा जो है वो सरेंडर कर देगा अमेरिका के सामने, अमेरिका की शर्तों को मान लेगा और सत्ता अपने हाथ में रख लेगा? ये एक समय वाली बात होगी। लेकिन ईरान ने इजराइल समेत 9 देशों पे जो हमला किया वो दुनिया को सोचने मजबूर कर रहा है कि पड़ोसी देशों पे जो हमले हुए उसका कारण क्या था। वैसे तो प्रैक्टिकली दिख ही रहा है कि जिन जिन देशों के अंदर अमेरिका ने अपने मिलिट्री बेस बनाए थे, ईरान ने सबको टारगेट किया। और दूसरी बात यह है कि यदि यहां पे एक मुस्लिम यूनिटी की बातें होती, इस्लाम की दुहाई मानी जाती, तो अमेरिका को यह जगह क्यों देते? क्या अरेबिक वर्ड, क्या मुस्लिम वर्ड अमेरिका का दुश्मन है? जी नहीं, होता तो अमेरिका को अपनी यहां एंट्री नहीं देता। इसी बात का तनाव जो है वो बहुत लंबा छिड़ गया। जब एयर स्ट्राइक्स हुए तो सऊदी अरब ने और यूएई ने कहा था कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन साहब छोड़ने वाली बात छोड़िए, तैयारी तो बहुत पहले से हो चुकी थी खामेनेई को खत्म करने की। जो आरोप हैं वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पे लगने लगे हैं। कारण क्या है? खबर ये कि ये सऊदी अरब का विश्वासघात, प्रिंस सलमान के भाई का डबल गेम, इजरायली हमले में सुप्रीम लीडर खामेनेई कैसे मारा गया, इस बात को समझेंगे। बात यह है कि जब यह तनाव बढ़ रहा था तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इस बात का विश्वास पेजेशकियन, जो कि ईरान के राष्ट्रपति हैं, उनको दिलाया था कि हमारी जगह या हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल आपके ऊपर अटैक के लिए नहीं होगा। लेकिन वहीं पे जाकर के पीछे से ट्रंप को उकसा उकसा के कहा गया, अटैक करिए, हमला करिए, करना पड़ेगा। और मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ट्रंप फिलहाल इस अटैक के मोड में नहीं था, ना उसका मूड था, लेकिन सऊदी अरब की तरफ से डाला गया दबाव ने उस बात को प्रेशराइज कर दिया कि भाई अटैक तो अब होना ही चाहिए। तो अब एक नई स्पार्किंग, नई डिबेट आ चुकी है, शिया मुस्लिम वर्सेस सुन्नी मुस्लिम। क्योंकि तनाव तो आज का नहीं है, तनाव बरसों पुराना है। एक तरफ ईरान खड़ा है जो कि शिया मुस्लिम्स के उस पूरी दुनिया को लीड करता है, दूसरी तरफ सुन्नी विश्व के लीडर में सऊदी अरब और यूएई जैसे देश हैं। तो अब इनकी आपसी तनाव किस हद तक जाएगा, और क्या ये जो पाकिस्तान और बाकी देश दुहाइयां देते हैं कि पूरे हम इस्लामिक देश एक हैं, हम पूरे झंडे एक जैसे चलाएंगे, दुनिया एक रहेगी, भारत के अंदर भी कई प्रदर्शन होते हैं, हमला दुनिया के किसी देश में, रोड जाम हिंदुस्तान में, तो समझना पड़ेगा कि इन लीडर्स को, क्योंकि आपने तो इनके बाद में उस चीज को फॉलो किया है, ये पहले से चल रहे हैं भाई, यही आपस में नहीं रुक रहे, किसके पीछे तनाव हिंदुस्तान में खड़ा किया जाता है। कोई बात नहीं, देखिए सर, तो खबर यहां पे आ गई थी, वॉशिंगटन पोस्ट ने किया यह बात कि क्राउन प्रिंस का दोहरा रवैया शायद सऊदी तेल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ ईरान के बदले की कार्रवाई से बचने की उनकी इच्छा को दिखाता है। उनके करीबी लोगों का मानना है कि वह तेहरान को रियाद का मुख्य क्षेत्रीय दुश्मन मानते हैं। तेहरान मतलब ईरान। सुन्नी लीडरशिप वाला सऊदी अरब और शिया लीडरशिप वाला ईरान लंबे समय से दुश्मन है। तो कुल मिलाकर के खबरों ने प्रमाणित कर दिया कि सऊदी ने ईरान की पीठ पे घोंपा चाकू। मोहम्मद बिन सलमान ने बार बार ट्रंप को किया फोन, खामेनेई देते रहे इस्लाम की दुहाई कि साहब हम सब एक हैं। लेकिन मामला एकता का नहीं होता, मामला होता है इसका लाभ का, अपने नेशनल इंटरेस्ट का। तो जो देश राष्ट्रीय हित को फॉलो करेगा, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ को चरम पे लेके चलेगा, वो दूसरे को नहीं देखेगा। और ये विशेषता है जियोपॉलिटिक्स की। माइट इज राइट होता है सर। लेकिन हाँ, चलते फिरते खबर अपने पड़ोस की भी देख लीजिए। पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की कॉन्सुलेट पे यानी उसके राजदूतावास पे हमला होता है कराची में। लगभग 8 लोगों की हत्या अपने रहबर की हत्या के विरोध में कर दी गई, बदला लेने के भरोसे कर दी गई। बात का अंतिम हिस्सा है हिंदुस्तान। अब इंडिया को बहुत सारी चीजों पर सर विचार करना पड़ेगा। आज मैंने कुछ वीडियोस जब मेरे को किसी ने भेजे, मैंने देखा एक व्यक्ति को जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट बातें करने वाले लोग थे, आज हिंदुस्तान को बचने की सलाह दे रहे हैं कि हिंदुस्तान को संभल जाना चाहिए। आग जब तक पैर के नीचे आई है, आज इनको अक्ल आई है, आज के पहले ईरान का विरोध करना या अमेरिका का समर्थन करना, इनको उड़ा देना, इजराइल के साथ खड़े हो जाना, इनको लगता था कि यही तो राष्ट्रवाद है। लेकिन आग जब करीब पहुंची है ना, तो इनको हिंदुस्तान की दुहाई देने लगे हैं। भाई व्यूज के लिए करते हो तो बेशर्मो ऐसा मत करो, राष्ट्रवाद ऊपर रखो, तो सच को तो साथ लेके चलो। अब कुल मिला के मोदी जी की इजराइल यात्रा हम सबने देखी।
इस बात से एकदम क्लियर कट मैसेज है कि इजराइल के साथ में भारत के संबंध एक नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहे हैं। यह भारत का राष्ट्रीय हित है, यह भारत का नजरिया है, इसमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मुद्दा कहां शुरू होता है कि जिस सेकंड हमने इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को पीक पे हम लेके गए, उसके पहले हमने चाबहार जैसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन से बैकफुट पे हम गए, पैर पीछे खींच लिए। 100 करोड़ का सालाना बजट हम देते थे, हमने वो बजट नहीं दिया। दूसरी तरफ अमेरिका ने जिन जहाजों को बैन किया था, ईरान के जो जहाजों को जो तेल की सप्लाई करते थे, जिनको शैडो फ्लीट कहते हैं, उन शैडो फ्लीट्स को भी भारत ने कैप्चर किया और अपने आस पे एक तरह से गिरफ्तार करके उनको रख लिया। तनाव तो सर बढ़ना था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने भारत से कहा कि ये हमारे पुराने संबंधों की दुहाई समझिए, आप यदि इजराइल जा रहे हैं तो इजराइल के अंदर मुद्दे की बात जरूर रखिएगा, हमारे हक की बात आप जरूर कीजिएगा। धाक के 3 पात क्या होना था वो आपके सामने है। लेकिन आज भारत के अंदर ईरान की जो एम्बेसी है, राजदूतावास है, उसने प्रेस रिलीज नंबर 2 जारी करी है। इसको डाला इन्होंने ट्विटर के ऊपर। उसके अंदर कुछ बातें लिखी है, वो ये है सर कि अमेरिका इजराइल के हमले की निंदा करे भारत, पाकिस्तान का नाम लेकर दबाव बना रहा ईरान, क्या करेगी दिल्ली। मतलब यह है कि पाकिस्तान ने खुले मन से या खुले मंच से कहा है कि जो हुआ है गलत हुआ है। अब भारत के एक आधिकारिक बयान का इंतजार है कि भारत इस बात की निंदा कर दे। आप इस बात को सोचिए कि भारत को निंदा करनी चाहिए या नहीं करनी, जब दबाव वाली बात नहीं है। जो हुआ है उसके कॉन्टेक्स्ट में आज चर्चा यह है कि बढ़ता हुआ तनाव, थोड़ा से डॉट को कनेक्ट करिए और बात को गंभीरता से सुनिए। अमेरिका का यह बदला हुआ रवैया, जब सबसे पहले वेनेजुएला को शिकार बनाया, वेनेजुएला के बाद कोलंबिया को धमकियां दी, उसके बाद के अंदर तनाव इन्होंने डेनमार्क से खड़ा कर लिया, उसके बाद कनाडा को धमकियां दी, हमारे 51वां राज्य बनी है, 51 राज्य बनने को तैयार नहीं है तो उसके अल्बर्टा को अंदर लोगों को भड़का दिया गया कि साहब आप बहुत तेल से संपन्न हो, आप हमारे पास में आके मिल जाओ, वहां से निकल के आइए। तो मैक्सिको के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की। अब क्यूबा को यह धमकियां दे रहा है कि क्यूबा को हम खत्म कर देंगे, ईरान पे अटैक कर चुका है। तो कुल मिला के दुनिया क्या ऐसे चलेगी? ईरान को अच्छा बनाने के लिए जो देश आया है, क्या वो अच्छा है, कच्चा है या लुच्चा है, ये सोचना पड़ेगा। और हिंदुस्तान को अपने स्टैंड पे रहना चाहिए। बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन ही अमेरिका के हां में हां भारत को घाटा दे सकती है। ये मेरा निजी ओपिनियन है, आप अपने विचार रखिएगा। तो खैर ये सब बात हमने आपसे कर ली है। तो कुल मिला के इजराइल से संबंध हमारे राष्ट्रीय हित की आवश्यकता है, लेकिन अमेरिका का दबाव भारत के लिए निश्चित रूप से घाटे का सौदा और नकारात्मक हो सकता है। जब बात हुई कि साहब इंडिया इसके ऊपर क्या कहता है, तो भारत का बयान जैसा भारत का बयान होता है वैसा ही था। 2 शब्द बड़े कॉमन होते हैं, उन शब्दों में लिख दिया गया कि भाई हम जो हैं वो बहुत ही कंसर्न हैं। वी अर्ज ऑल साइड टू एक्सरसाइज restraint, avoid escalation and prioritize the safety of civilians। ठीक है जी। Dialogue and diplomacy should be pursued to de-escalate tensions and address underlying issues। कुल मिलाकर के वार्ता करिए और कूटनीति से चीजों का समाधान निकालिए। ये हमारे लगभग आप ऐसे स्टेटमेंट, ये शायद नहीं होता, एक टेम्पलेट सेट है, सिर्फ देशों के नाम बदलने हैं, लोकेशन चेंज करनी है, डेट बदलना है और रिलीज कर देना है। ये हमारे परमानेंट स्टेटमेंट है जो हम डायलॉग और इसके बारे में देते हैं। आश्चर्यजनक रूप से रशिया की जब बात हो रही है कि रूस क्या करेगा, तो रूस ने भी साहब कुछ भी एंट्री या नहीं ली। रूस बड़ा दूर से देख रहा है। रूस ने भी कह दिया द सिचुएशन बी इमीडिएटली रिटर्न टू द पाथ ऑफ पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक सेटलमेंट। तो कुल मिलाकर के साहब जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, माइट इज राइट होता है, सत्ता के आगे, शक्ति के आगे सरेंडर होता है। तो भारत को चाहिए कि अपनी शक्तियों को बढ़ाए, अमेरिका के आगे कम से कम झुके नहीं। भारत के राष्ट्रीय हित जो है उनको प्रायोरिटाइज रखे, इसमें किसी प्रकार की कॉम्प्रोमाइज की गुंजाइश नहीं है। लेकिन हां, इस प्रकार की अमेरिका जब ये कर रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे ऑलरेडी डाउट है, इसलिए इस एक्शन को हम भी कंडेम करते हैं, इसकी भत्सना करते हैं। आपके विचार क्या है? कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर से बताइएगा। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग, सी यू सून। और हां, यदि अभी तक भी सब्सक्राइब आपने नहीं किया है चैनल को तो प्लीज कर लीजिए, साथी के साथ में शेयर कर दीजिए। आपके साथ से हम ग्रो करेंगे और आपके आशीर्वाद हमें मिलने चाहिए, यदि आपको लगता है हम इसे डिजर्व करते हैं तो। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, बाय।